हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। कक्षा 7 इतिहास। अध्याय 7। सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान। आओ जाने राजा सुहेलदेव का जीवन एवं संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एवं संघर्ष। भारत में ऐसे पराक्रमी एवं साहसी शासकों की श्रृंखला काफी बड़ी है, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की, बल्कि यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर दिया। इस अध्याय में हम ऐसे दो पराक्रमी शासकों का वर्णन करेंगे, जिनके नाम है राजा सुहेलदेव तथा पृथ्वीराज चौहान। राजा सुहेलदेव एक वीर एवं पराक्रमी शासक थे। अपने पिता प्रसन्नजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में सुहेलदेव बहराइच राज्य के शासक बने। उसने अपने पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल देते हुए सेना का पुनर्गठन किया। उसने 1027 ईस्वी से 1077 तक शासन किया। राजा सुहेलदेव ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। राजा सुहेलदेव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। ये क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में विभक्त थे, जहाँ राजा सुहेलदेव के सहयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंधक का कार्य करते थे, जिन्हें राजभर राजा भी कहा जाता था। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर तक फैलाया। क्या आप जानते हैं, राजा सुहेलदेव का जन्म 990 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन में हुआ। वह राजभर के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके दो भाई बहर देव तथा मल्लल देव थे। वे भी अपने भाई सुहेलदेव की भांति वीर एवं पराक्रमी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अवध और मैदानी भागों में राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। हजार ईस्वी से लेकर 1027 तक मोहम्मद गजनवी ने भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया। वह मथुरा, थानेसर, कन्नौज व सोमनाथ के अति समृद्ध मंदिरों को तोड़ने में सफल रहा। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सालाहार मसूद ने भी भाग लिया था। 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार व तुर्क राज्य के प्रसार करने की जिम्मेदारी सैयद सालार मसूद के कंधों पर आ गई। वह भी भारत में इस्लाम का प्रसार के साथ साथ यहाँ की धन संपदा को लूटना चाहता था। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए आक्रमण किए। यहाँ उसका सामना राय महिपाल व राय हरगोपाल नामक दो स्थानीय प्रशासकों ने किया, लेकिन मसूद ने इनकी सेना को हरा दिया। वह दोनों लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। मेरठ, बुलंदशहर व बदायूं क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने मसूद की अधीनता स्वीकार कर ली। मसूद ने कन्नौज को केंद्र बनाकर पूर्व की ओर से
सेना भेजने का निर्णय किया। उसने 7 तारीख पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने बहराइच के राजा सुहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। बहराइच के राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। वे बहराइच में सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। बहराइच को पहले बहराइच के नाम से जाना जाता था। सालार मसूद को रोकने के लिए बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में लामबंद हो गए। ये राजा बहराइच के शहर के उत्तर की ओर लगभग 30 मील की दूरी पर बकला नदी के किनारे अपनी सेना सहित इकट्ठे हुए। अभी ये युद्ध की तैयारी ही कर रहे थे कि सालार मसूद ने उन पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण में दोनों ओर से अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन बहराइच की इस पहली लड़ाई में सालार मसूद विजयी रहा। पहली लड़ाई में परास्त होने के पश्चात पुनः अगली लड़ाई के लिए बहराइच की सेना संगठित होने लगी, लेकिन इस बार भी उन्होंने रात्रि आक्रमण की संभावना पर ध्यान नहीं दिया। अतः पुनः रात के समय हुए इस युद्ध में भी परास्त हुए। तथापि तुर्क सेना के अनेक सैनिक युद्ध में मारे गए। अब बहराइच की सेना सुहेलदेव के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध हेतु तैयार हो गई थी। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौर झील के अटीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। जून 1034 में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैयद सालार मसूद मारा गया। उसकी बची हुई सेना भाग गई। सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद राजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया और इस महान विजय के उपलक्ष्य में कई पोखर भी खुदवाए। वह एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण कराना चाहता थे, लेकिन वे इसे पूरा न कर सके। 1034 ईस्वी में तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने व यहाँ इस्लाम का प्रसार करने का साहस नहीं किया। बहराइच का युद्ध। जून 1034 को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद अधिक देर तक न ठहर सका। सुहेलदेव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषभुजा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया। इसके दूसरे दिन शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। पृथ्वीराज चौहान। भारतीय राजपूत राजवंश में चौहान वंश का विशेष स्थान प्राप्त है। चौहान वंश के शासकों ने 9वीं से 12वीं सदी तक शासन किया। इस राजवंश के शासकों ने आधुनिक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। प्रारंभिक काल में उनकी राजधानी शाकंभरी सांबर झील थी। इसके बाद अजमेर को राजधानी बनाया गया, जिसके कारण उन्हें अजमेर के चौहान के रूप में जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक का नाम राजा वासुदेव चौहान था। इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम 734 से 759, गोविंदराज प्रथम 809 से 836 ईस्वी, विग्रहराज द्वितीय 971 से 988, विग्रहराज तृतीय 1070 से 1090 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ 1050 से 1164, पृथ्वीराज चौहान 1178 से 1192 ईस्वी। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने
दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1165 में हुआ। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। उन्होंने बालक काल में युद्ध विद्या को सीख ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया, जिसके कारण उन्हें अजमेर का शेर भी कहा जाता है। उसे पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। राज्याभिषेक। पृथ्वीराज चौहान को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 में 13 वर्ष की आयु में अजमेर का शासक नियुक्त किया गया। उसकी बहादुरी एवं शौर्य से प्रभावित होकर उसके नाना अनंगपाल ने उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए 1182 में बाढ़ान के राजा को परास्त किया और रेवाड़ी, भिवानी तथा अलवर के क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य में मिला था। जिसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमल को भी हराया। उन्होंने 1186 में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम भारत में किया। पृथ्वीराज चौहान ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह भी जाने। पृथ्वीराज चौहान ने 64 कलाओं व 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। पृथ्वीराज चौहान केवल 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। सम्राट पृथ्वीराज 36 अस्त्र धारण कर सकते थे। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पेचासी, मगधी व सुरसेनी का ज्ञान था। चंद्रप्रदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर व उसकी माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज चौहान धर्ममीमांसा, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, गणित व संगीत आदि विद्याओं के ज्ञाता थे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की 16 रानियों का नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 3 लाख सैनिक व 300 हाथी थे। वे सैनिक के रूप में कुशल घुड़सवार व ऊंट सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोतों में पृथ्वीरासो और पृथ्वीराज विजय तथा अमीर महाकाव्य प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख छंद व 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। इसके रचयिता चंद्रप्रदाई थे। वे पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उसके राजकवि थे और उसकी युद्ध यात्राओं में समय पर व ओजस्वी कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। भारत को 1175 के बाद एक बार पुनः तुर्कों आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस बार तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। उसने 1175 से 1206 तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। इस समय भारत में गुजरात का चालुक्य, दिल्ली और अजमेर का चौहान तथा कन्नौज के गैडवाल नामक 3 शक्तिशाली राजवंश थे। ये तीनों राजवंश अपने आप में इतने सक्षम और शक्तिशाली थे कि वे
अकेले ही तुर्क शत्रुओं से सफलतापूर्वक निपट सकते थे। मोहम्मद गोरी ने सैन्य बल के साथ साथ युद्ध की रणनीति की ओर विशेष ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने खैबर की बजाय अधिक सुरक्षित एवं छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया। 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को आसिन से जीत लिया। इसके बाद उसने उस के शासक भट्टी राय को पर धोखे से विजय प्राप्त की। मूलराज तथा नाई की देवी से मोहम्मद गोरी की हार। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। यह मूलराज द्वितीय की मां नाई की देवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को भारी पराजय हुई। मोहम्मद गोरी जान बचाकर गजनी वापस लौटा। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन में पुनः गुजरात की तरफ मुंह नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने पेशावर और लाहौर को जीता। अब वह दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। अमीर महाकाव्य अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। प्रबंध चिंतामणि एवं पृथ्वीराज के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार हराया। चिंतामणि पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हराया, जबकि मुस्लिम जिन्होंने मिहाज और फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के मैदान में केवल 2 लड़ाई हुई। 2 लड़ाई हुई। जिस इतिहासकार दशरथ शर्मा का मानना है कि 1186 में लाहौर जीतने के बाद गोरी के सेना नायकों पर और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं की सीमा में हुई झड़पों को हिंदी लेखकों ने बड़ी लड़ाइयाँ लिखा, जबकि मुस्लिम लेखकों ने इसकी उपेक्षा कर दी। तराइन के युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। 1190 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसने पृथ्वीराज के सीमांत क्षेत्र बठिंडा पर अधिकार कर लिया, मगर पुनः कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज के सैनिकों ने गोरी के सैनिकों को वहां से भगा दिया। अगले ही वर्ष 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली विजय की योजना बनाई। दिल्ली से 80 मील दूर दोनों के मध्य तराइन तराउड़ी के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। यदि उसके सैनिक उसे नहीं बचाते तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। युद्ध में गोरी को बुरी तरह से पराजय हुई। गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। गोरी के सैनिकों को सरहद तक खदेड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान का कार्य पूर्ववर्ती शासकों से अधिक कठिन था, क्योंकि अरबों एवं मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भारत अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुका था। लाहौर के पूरे प्रदेश तक तुर्क मुसलमानों का अधिकार हो चुका था तथा भारत के तबर हिंद बठिंडा तक उसकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। इसी कारण प्रथम तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान एक सीमा तक ही गोरी का पीछा कर सकता था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को भूल न सका। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था।
उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे। पृथ्वीराज को जब यह पता चला तो वह अपने अधीनस्थ राजाओं की सहायता से तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ। मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर उस समय हमला कर दिया जिस समय सैनिक अब नित्य कार्य में निवृत्त हो रहे थे। गोरी ने सेना को 5 भागों में बांटकर हमला किया। इस बार भी राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। इस विनाशक युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करके 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद राठौर को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी को भी भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि 1206 में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, लेकिन इस कार्य में विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीयों को सतत प्रतिरोध के कारण 636 से 1206 का समय लगा 570 वर्ष का समय लगा। प्रशासनिक व्यवस्था। चौहान राज्य के शासन राजतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत होता था। फिर इस वंश के शासक निरंकुश नहीं होते थे। राजा अन्य का प्रधान होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य को अभी शक्ति उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासक, प्रबंधक, सेनापति व न्यायाधीश होता था। राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते थे। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री व बड़े बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि आधारित थी। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। दिल्ली के आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम समाज का मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियां बन चुकी थी। उस समय सती प्रथा व जौहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। अजमेर स्थित पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ किला। पृथ्वीराज चौहान के सिक्का। कला एवं साहित्य। कला, स्थापत्य कला एवं ललित कला। पृथ्वीराज चौहान एवं राजपूत शासकों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में किलों का निर्माण करवाया, जिसमें राय पिथौरा, दिल्ली, अजमेर व झांसी का किला प्रमुख थे। शासकों द्वारा भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया गया। इससे स्थापत्य कला व मूर्तिकला का विकास हुआ। इसी कारण इस युग को भारतीय सभ्यता व संस्कृति के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।